अब आज करेंगे क्या, एनालिसिस के लिए एक नया रजिस्टर मैंने आप सबको बोला था रखने के लिए, तो अब उस रजिस्टर के फर्स्ट पेज से लिखना शुरू करो। पहले मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद हम काफी चीजें एक्सप्लेन करी दी हैं, जो बच गया वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे हेडिंग लिखेंगे इस बुक का नाम, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये सब लिखना, ठीक है? कहीं बस बैठ जाओ कि सर लिख रहे हैं और तुम ना लिखो, ये जरूरी है लिखना जो भी मैं अब लिखवा रहा हूँ। ये तो बुक का नाम हो गया। अब इसके नीचे हमने फर्स्ट चैप्टर करना है जो हम कर रहे हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझने के लिए तो अब इसके नीचे लिखो बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यही सीख रहे हैं हम। ये फर्स्ट पेज पे लिखना है सब कुछ, ठीक है? उसके नीचे लिखेंगे एसेट साइड। अभी हम सिर्फ एसेट साइड हमने पढ़ी है और वही समझी है, तो लिखेंगे भी एसेट साइड के बारे में। यहाँ लिखो एसेट साइड। तुम्हारे पास भी रंग बिरंगे पेन हो तो आप यूज कर सकते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे कलर्स हैं तो मैं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ ब्लू से लिखो एसेट साइड। अब इसके नीचे लिखो all assets are divided into two major heads. कौन से दो हेड्स हैं सबको पता है? करंट, करंट एंड नॉन करेंट। तो मैं यहाँ पर कैसे इसको लिख देता हूँ, मैं इसको, सर पहले नॉन करंट आते हैं ना? हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बोलने में आप पहले कुछ भी बोल लो। नहीं, वैसे असली बैलेंस शीट में पहले नॉन करंट लिखते हैं ना? पहले नॉन करेंट, तो मैं नॉन करेंट ही लिख देता हूँ। नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, ठीक है? अब इसके नीचे हम लिखेंगे कि इनमें क्या फर्दर बाइफर्केशंस हैं। ये चीज क्या याद करनी जरूरी है? देखो ऑर्डर याद करना जरूरी नहीं है, वो आपसे ऑर्डर नहीं पूछने वाला, ठीक है? तो ऑर्डर का कोई ऐसा नहीं है, पर मैं ऑर्डर में ही लिखूंगा। पहला नॉन करेंट एसेट है हमारे पास फिक्स्ड एसेट। अच्छा, और दूसरी चीज, एसेट साइड का जो ये बाइफर्केशन है, इस बाइफर्केशन के लिए जो नंबरिंग दी गई है वो 1 और 2 है। तो और, या चलो इसके अंदर अभी छोड़ो इसको, इस चीज को छोड़ो। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट फर्दर डिवाइड होता है चार चीजों में। मतलब फिक्स्ड एसेट मेन हेड है, उसके अंदर फिर चार बाइफर्केशंस और है। बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। सिर्फ फिक्स्ड एसेट ही एक ऐसी चीज है जो फर्दर उसके अंदर चार चीजें और लिखी हैं और किसी में भी नहीं लिखी गई। फिक्स्ड एसेट के अंदर और चार बाइफर्केशन की गई हैं, बाकी सब ऐसे ऐसे ही लिखे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स की बाइफर्केशन यहाँ पे लिख देते हैं हम। फिक्स्ड एसेट्स की बाइफर्केशन में पहला फिक्स्ड एसेट होता है टैंजिबल, हमें पता है पर अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे कि टैंजिबल क्या होता है। टैंजिबल एसेट्स। अगला होता है इनटैंजिबल एसेट्स। ये सब फर्स्ट पेज पे ही लिख रहे हैं अभी आप। अगला होता है सीविप। सीविप मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई टैंजिबल एसेट अभी हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग है, आपने खरीदी नहीं, आप बनवा रहे हो, तो अभी आप उसे टैंजिबल एसेट नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक बन के रेडी तो नहीं हुई। जब तक एक टैंजिबल एसेट बन रहा है, ऐसा एसेट जो आपने यूज करना है, आप बनवा रहे हो, तब तक उसे लिखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, या शॉर्ट में सी विप।
अब जिस तरीके से आप टैंजिबल एसेट को कंस्ट्रक्ट करा सकते हो, उसी तरीके से आप अपने लिए कोई इंटैंजिबल एसेट्स भी बनवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी स्टडी सर्कल अपने लिए एक मोबाइल ऐप बनवाना चाहे, तो मोबाइल ऐप हमारा एसेट है, पर क्या वो टैंजिबल एसेट होगा? नहीं, कोई फिजिकल फॉर्म थोड़ी ना उसका, मैं उसे देख या टच तो नहीं कर सकता, तो वो इनटैंजिबल एसेट होगा मेरा। पर वो इंटैंजिबल एसेट तो तब बनेगा ना जब वो मोबाइल डेवलपर, वो ऐप डेवलपर मुझे वो बना करके दे देगा। जब तक वो उसे बना रहा है, उसमें जितना भी टाइम लग जाए, मे बी 10 days 15 days, तब तक मैं क्या बोलूंगा? इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो, इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जब इनटैंजिबल एसेट बन रहा हो तो उसे बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये इसकी 4 कैटेगरीज हो गई। इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और एक और चीज देखो, अब से ना छोटे बच्चे, यानी कि मैं हर बार तुम्हें होमवर्क पे डांटूंगा या तुमने क्लास अटेंड नहीं की तो फिर डांटूंगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारा भी, सभी का टाइम वेस्ट है। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, अब जो बच्चा भी एब्सेंट है या जिसका होमवर्क भी नहीं आया, उसके पेरेंट्स को एक मैसेज चला जाएगा बस, और कोई डांटना, चीखना, चिल्लाना ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है उस सब में। तो आज जितने भी बच्चे एब्सेंट हैं उन सबके पेरेंट्स को एक मैसेज चला जाएगा कि बस उन्हें पता हो कि ये नहीं आया था क्लास में। ठीक है, बाकी हो सकता है आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम रही हो। इसकी शॉर्ट फॉर्म IAUD, वैसे शॉर्ट फॉर्म ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा ये। ठीक। अब नॉन करेंट की बाइफिरकेशन है कितने तरीकों से, कितने मतलब कितने फर्दर हेड्स में ये डिवाइड होता है? नॉन करेंट डिवाइड होता है 5 हेड्स में। सर हमने ये एक, नोट्स में भी लिखा हुआ है ना? क्या? ये सब नोट्स में भी लिखा हुआ है ना, फ्लो चार्ट वगैरह? नहीं, ऐसे नहीं लिखा, इसीलिए कह रहा हूँ लिखने को, तुम नहीं लिख रहे इसीलिए तुम पूछ रहे हो मुझसे। अरे मैं फोटो को फोटो भेजता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं चाहिए फोटो, ठीक है, लिख रहे हो तुम, लिख रहे हो। करेंट एसेट्स डिवाइड होता है 6 फर्दर सब डिविजन्स में। तो अभी हमने नॉन करेंट की एक डिवीजन लिखी, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट फर्दर 4 में डिवाइडेड है, ये बैलेंस शीट के फेस पे भी मेंशन्ड है। बाकी सारों में कोई और बाइफर्केशन नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट है जिसकी 4 और बाइफर्केशंस हैं। सेकंड चीज क्या है? अरे तो सेकंड क्या है फिक्स्ड एसेट्स के बाद? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या है? डेफर्ड, अरे ये नीचे आएगा नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट। अभी हमें मतलब नहीं पता, आप टेंशन मत लो, सबका मतलब पता चल जाएगा, अभी बस लिखते जाओ। ठीक है। थर्ड क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट। तो हमने लिख दिया फिक्स्ड एसेट, सेकंड हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड हो गया डेफर्ड टैक्स एसेट, फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब एक टेंशन ये हो रही होगी, सर ये नाम कैसे याद रहेंगे? हमें याद हो जाएंगे, आप इसकी टेंशन ना लो, वो याद कराना मेरा काम है, याद हो जाएगा। और सिर्फ याद नहीं करना, उसे समझना है कि उसका मतलब क्या है। और लास्ट क्या है? अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, हमने इसके सर 5। हाँ जी। सर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट कैसे हो गया? ये वो लोन नहीं है जो आपने किसी से लिया है, ये वो लोन है जो आपने किसी को दिया है, इसीलिए इसका नाम एडवांस है। लोन दो हो सकते हैं ना, अगर मैं किसी से लोन लूं तो मेरी लायबिलिटी है, पर अगर मैं किसी को लोन दूं तो उसकी लायबिलिटी है और मेरा तो एसेट हो गया ना वो, क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट देगा, ये पैसा ओके मुझे, सर। ये वो वाला लोन है, एडवांस है। ठीक है। और अगला, अब देखो हमने इसके 5 लिख दिए नॉन करेंट एसेट्स के। करेंट एसेट्स में जो 6 बाइफिरकेशंस है वो भी लिख लेते हैं, मैं सेम पेन से ही लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो इसके लिए निमोनिक जो है वो है CIT CSO। CIT सबसे पहले करेंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल,
उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। हेलो हेलो, ये कौन था? फिफ्थ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट क्या है? सिक्स्थ, अदर करेंट एसेट्स। ये आप फर्स्ट पेज पे बनाओ, जब ये बना लो उसके बाद मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। ये लिख लो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको एक साथ दिखाई दे जाए। जल्दी से लिखो और फिर बताओ लिख लिया तो ठीक है, डन बताओ मेरे को। तो लिख लिया। लिख लिया सर। लिख लिया सर। अब आपके पेज में अभी जगह बची है या ये सारा लिखने के बाद पेज पे कोई जगह नहीं है? पहले नहीं बची, नहीं बची। नहीं है सर, न्यू पेज से कर दो। अब सबसे पहला काम, जो नेक्स्ट पेज है, सबके सब अब सेकंड पेज पे आओ। सेकंड पेज पे करंट एसेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ये तो हमने लिख लिया पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस शीट का। पहले नॉन करंट आएगा, फिर करंट आएगा, और ये उनके हेड्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले सर इनके हेड्स भी मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने हैं? फॉर्मेट में लिखना है मतलब कोई ऑर्डर? ये ऑर्डर याद करना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें ये हेड समझने हैं कि क्या है। ऑर्डर ऐसे स्पेसिफिक आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एंड तक याद हो जाएगा। जब तक हम सब खत्म करेंगे आपके एग्जाम से पहले आपको याद हो चुका होगा, पक्की बात है ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे करेंट एसेट्स की डेफिनेशन। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पर लिखनी भी जरूरी है। करेंट एसेट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देखो, करंट एसेट नॉर्मली तो कोई कुछ भी बोल सकता है, पर स्पेसिफिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन क्या लिखी है। और कंपनीज एक्ट 2013 किस कंट्री का लॉ है? इंडिया का लॉ है। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपके लिए जो चीज करंट एसेट है यूएस में बैठे हुए किसी आदमी के लिए भी वही करंट एसेट होगा। उनके लॉ में करंट एसेट को किसी और तरीके से डिफाइन किया होगा, किसी और कंट्री में किसी और तरीके से डिफाइन किया होगा। तो ये हमारी कंट्री में, हमारी अकाउंटिंग में करंट एसेट्स का ये मतलब है। मतलब क्या है? वो एसेट्स जो कन्वर्टेबल इनटू कैश within the operating cycle of the company. Operating cycle of the company. और ये और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब या तो ये या तो ये, एंड होता तो कुछ और मतलब हो जाता कि सबको फुलफिल करना है। और का मतलब एनी ऑफ दीज फुलफिल कर लो और आपका आंसर और वो करेंट बन जाएगा। और वैसे ना मैं इसको डैश नहीं लगाता, मैं नंबर देख के लिखता हूँ ताकि हमें पता हो कि 4 कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है आइटम्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा, मैं चलो मैं पूरी लिख देता हूँ, फिर मैं वहां लिख दूंगा आइटम्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका एक्चुअल मतलब है इन्वेंट्री, ठीक है। और थर्ड क्या है? कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 months। वो चीज जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। और लास्ट क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इन चारों में से कोई भी आप एक कंडीशन फुलफिल कर लें, वो एसेट करंट बन गया। नॉन करंट को कैसे डिफाइन किया गया है? बहुत सिंपल, एनीथिंग दैट इज नॉट अ करंट एसेट इज अ नॉन करंट एसेट। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पहले ये लिख लो, फिर मैं नॉन करंट लिख देता हूँ नीचे। सर फोर्थ पॉइंट का मतलब बता दो। किसका? फोर्थ। फोर्थ? फोर्थ जो कैश इक्विवेलेंट है, मैंने ये नहीं समझाया अभी किसी को भी। जो कैश इक्विवेलेंट है, इसका मीनिंग पेंडिंग रखा गया है। कैश का मतलब बेसिकली जो भी कैश है कंपनी के पास, चाहे वो कैश इन हैंड हो, चाहे वो कैश एट बैंक हो। देखो, कैश इक्विवेलेंट समझाने के लिए ना टाइम चाहिए। मैं बताता हूँ, कैश इक्विवेलेंट मतलब मार्जिन मनी। अब आपको पता ही नहीं कि मार्जिन मनी क्या होता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कैश इक्विवेलेंट समझाने के लिए, क्योंकि अब वहां पर बोला जाए एनी डिपॉजिट हेल्ड विद बैंक। अब आपको क्या पता इस लाइन का क्या मतलब है या मार्जिन मनी का क्या मतलब है, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना कि मार्जिन मनी होता क्या है। इसलिए मैंने अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। बाकी कैश का मतलब आपको पता है, चाहे वो कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो। कैश इक्विवेलेंट में ये सारी चीजें हैं, मार्जिन मनी। सर मार्जिन मनी और मार्जिन रिक्वायरमेंट एक ही चीज होती है क्या? आपने अच्छा ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कहाँ पढ़ा है, पहले ये बताओ। सर इको के अंदर पड़ा था, अम, जो लोन और एक उसके कोलेटरल के एसेट के बीच में डिफरेंस। एक तरीके से हाँ। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए करंट एसेट के। अब नॉन करंट को कैसे डिफाइन किया गया, ये तो मतलब नॉन करंट तो बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर दिया। नॉन करंट एसेट्स as per Companies Act 2013। देखो, इसको साफ तरीके से लिखना, नीट एंड क्लीन, गंदे मंदे तरीके से मत लिखना। बाद में ऐसे लिखोगे खुद ही रजिस्टर खोलने का मन नहीं करेगा अगर बुरे तरीके से लिखोगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी एसेट दैट इज नॉट अ करेंट एसेट। बहुत सिंपल है, आप चेक करो कि करंट में आता है, नहीं आता तो नॉन करंट, बस बात खत्म। ठीक है, अब डिटेल में जाते हैं एक एक की। ठीक है, जो हमने किया है उनकी डिटेल, जो हमने अभी नहीं किया उसको अभी वैसे ही छोड़ देंगे, खाली स्पेस रख के आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक लिख लिया सबने? हाँ जी। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आओ, ये सेकंड पेज था ना आपका, अब आप थर्ड पेज पे आ जाओ और थर्ड पेज से स्टार्ट करना। सबसे पहले हम यहाँ नॉन करेंट एसेट्स की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बैलेंस शीट में नॉन करेंट ही आता है। मैं पहले नॉन करेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले नॉन करेंट एसेट्स आते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स, अब इसके अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे पहला एसेट है वो है फिक्स्ड। किससे लिखूं? येलो से लिख देता हूँ। नहीं, येलो से नहीं लिखते क्योंकि वो दिखेगा नहीं बाद में, इससे लिख देता हूँ। सबसे पहला क्या है? फिक्स्ड एसेट। ये होता क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। एसेट हेल्ड फॉर यूज, एसेट्स हेल्ड फॉर यूज। इसको चार और हाँ जी बोलो लक्ष्य। सर इसमें अमाउंट का कोई लेना देना नहीं होगा? अमाउंट का मतलब अगर बहुत छोटे से अमाउंट का कोई फिक्स्ड, मतलब हो सकता है ऐसा? एग्जाम्पल दो। जैसे थोड़ी सी महंगी स्टेशनरी कोई, नहीं, वो फिक्स्ड एसेट नहीं होगी? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है जो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें, जैसे स्टेशनरी। स्टेशनरी ना एक्चुअली एसेट की प्रॉपर्टीज फुलफिल कर देती है। स्टेशनरी का स्टॉक अगर बचा रह जाए तो मैं उसे एसेट बोल सकता हूँ, क्योंकि वो अगले साल बेनिफिट देगा। बट एक कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, मटीरियलिटी।
वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो बहुत छोटे खर्चे हैं ना, ये पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, बोलने को तो इन्हें एसेट बोला जाएगा क्योंकि ये एसेट की प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं, पर ये इतने छोटे हैं अमाउंट में कि आपको इनके इस झगड़े में मत पड़ो कि इन्हें एसेट ट्रीट करें या एक्सपेंस। मतलब ये मत देखो कि ये फ्यूचर बेनिफिट देंगे प्रेजेंट, आप इन्हें सीधा उठा के एक्सपेंस बना दो। मटीरियलिटी में ये अलाउड है कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे नहीं तो आप डिबेट करने लग जाओगे। ऐसे छोटे अमाउंट्स जो ज्यादा मटीरियलिटी का मतलब क्या, मटीरियल का क्या मतलब होता है, वो चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ बोला जाता है मटीरियलिटी में कि अगर वो खर्चा, मतलब स्टेशनरी का इतना छोटा खर्चा, अब किसी भी कंपनी के लिए स्टेशनरी का एक्सपेंस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से वैसे अगर स्टेशनरी को देखे तो उसको एसेट बन जाना चाहिए, बट कंपनी स्टेशनरी को एसेट बनाती ही नहीं है। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि मटीरियलिटी, तुम 10 रुपए की पेंसिल को एसेट दिखाओगे, बैलेंस शीट खराब करोगे तुम अपनी, उससे अच्छा उसे एक्सपेंस ट्रीट करो और P&L में डाल दो। ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या, एसेट्स हेल्ड फॉर यूज, और ये वही एसेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पेन, पेंसिल वगैरह बोलने को फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन पूरी कर देंगे, बट हम उन्हें कभी रिकॉर्ड नहीं करते हुए दिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, वो हमेशा एक्सपेंसेस ही जाएंगे क्योंकि मटीरियलिटी को हम फॉलो करते हैं कि जरूरी इतना छोटा खर्चा उस पर क्या डिबेट करना, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स हैं एसेट्स हेल्ड फॉर यूज। अब इसके अंदर की बाइफरकेशन, ठीक है सर। सबसे पहले टैंजिबल, इसकी डेफिनेशन कोई बता सकता है? टैंजिबल एसेट्स, सर जो हम एसेट्स देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एसेट्स दैट हैव फिजिकल सब्सटेंस, ऐसे एसेट जो मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, फिजिकल सब्सटेंस है, फिजिकल उनकी बॉडी है, उनका शेप है, वो सारे एसेट्स, एसेट्स दैट हैव फिजिकल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है वो कि फिक्स्ड एसेट्स के 4 एग्जाम्पल दो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो आप सर एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ऐसे मत बोलो, प्रॉपर्टी क्या होता है, लैंड या बिल्डिंग ना, ऐसे बोलो एग्जाम्पल नहीं लैंड। सर, आपने जोन सी वो दी थी उसमें बैलेंस शीट में लिखा तो वो था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वगैरह। हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, पर तुम उस लेवल का थोड़ी ना लिखोगे अपने CBSE के एग्जाम में, वहां तो तुम लैंड बिल्डिंग तुम ऐसी चीजें ही लिखोगे ना। तुम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख दो, तुम्हारे एग्जामिनर को ही ना समझ आए कि ये क्या लिख दिया इसने, तुमने सही लिखा है, तुमने तो बहुत हाई लेवल की चीज लिख दी, तुम्हारे पेपर चेक कौन कर रहे हैं ये भी तो देखो, तो लो उनको। लेवल हुआ तो सर वो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। हाँ, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, बहुत सारी चीजें अगर ऐसे लिखे तो हम, व्हीकल्स, मशीनरी, फैन। इतने बहुत एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल्स बहुत है, आप खुद से सब जो भी सोच सकते हो वो सब ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी हो तो 5 एग्जाम्पल्स आर एनफ। सेकंड पर आते हैं, इसका सेकंड क्या है, इंटैंजिबल, ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जो मैंने यूज के लिए खरीदे हैं पर वो मुझे दिखाई नहीं देते। एग्जाम्पल दे सकता है कोई? अच्छा पहले तो डेफिनेशन, बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन, एसेट्स दैट डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस। एग्जाम्पल दो अब मेरे को इसके। गुडविल, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, पेटेंट्स, अरे यार, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स। और क्या बोला तुम लोगों ने? ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कॉपीराइट, और ठीक है 5 इनफ है। मैं 5 क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ना बोर्ड्स में यही क्वेश्चन आया है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ इंटैंजिबल। देखो टैंजिबल के 5 सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, टैंजिबल तो तुम अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी आंखें खोल के देखोगे ना तो 5 ढूंढ लोगे, तुम वहां देख ही लोगे फर्नीचर, फैन, AC एक्सेट्रा। इनटैंजिबल के 5 ढूंढने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इतना ही आएगा, 2 1 में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ 5 लिखवा दिए। हर शेयर भी तो हो सकते हैं ना। इसके अलावा आपने शेयर्स यूज के लिए नहीं खरीदे होते, शेयर से यूज क्या करोगे? जो शेयर है
वो इन्वेस्टमेंट वाला एसेट है, वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। शेयर को आप यूज क्या कर रहे हैं? कुछ भी यूज नहीं कर रहे, वो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो फिक्स्ड एसेट का पार्ट नहीं है। एक और चीज आप लिख लो यहाँ पे, माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स मतलब आपको गवर्नमेंट जो भी, माइनिंग का क्या मतलब होता है? माइनिंग का मतलब बता सकता है कोई? माइनिंग क्या है सर? मतलब माइन? रिसोर्सेज निकालना, माइन करना रिसोर्सेज को, जैसे माइन नेचुरल रिसोर्सेज। आयरन और माइन, कोल माइन, ये सब चीजें ये कहाँ होती हैं? ये जमीन के नीचे होती हैं। कोयला जमीन में होता है। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है ना सबने, तो तुम्हें पता है कि कोयला कहाँ होता है, जमीन में होता है। और मैंने तो 2 साल आयरन और माइंस, कोल माइंस, इन सब में ही अकाउंटिंग करी हुई है, तो ये सब जमीन के नीचे ही मिलता है। अब इसको निकालना होता है, किसी भी कंपनी को ये निकालना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप हमें इतने पैसे दे देना, और ये माइन 5 साल आप इसमें से कोयला निकालो, जितना 5 साल में निकाल सकते हो निकाल लो। सर अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे देते हैं तो वो किस चीज में आती है? अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे देते हो तो वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनी ना अकाउंटिंग में। तुम्हारी प्रॉपर्टी सर तुम्हारी, हमें पैसे तो मिलेंगे ना? वो लोन रिकॉर्ड होगा ना जो तुम्हारे पास आएगा, पर ये प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं मॉर्गेज पे तब भी कोई नहीं बनेगी सर? अगर तुम प्रॉपर्टी लेते हो तो अभी इसी में हम आगे जब बढ़ेंगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा। जो लोन्स एंड एडवांसेस वाला हेड है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपने किसी को कोई एडवांस दिया, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई ऐसी चीज, वो उसमें कवर हो जाएगा। तुम सब आगे आगे कूद रहे हो बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है ना कि नॉन करेंट में 5 हेड है, तो 5 हेड की कोई वजह है। यहाँ सिर्फ उस चीज की बात करो इस टाइम पर जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी, एसेट हेल्ड फॉर यूज। बाकी की जो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, देखो वो आपने यूज के लिए तो नहीं ली ना, तो वो नीचे वाले हेड्स में कवर होती हैं, नॉन करेंट के, इसीलिए तो 5 हेड्स हैं। अब माइनिंग राइट्स इज बेसिकली व्हाट, कि आपको आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया और गवर्नमेंट ने आपको राइट दे दिया कि इस माइन में से 5 साल तक आप जो भी वहां रिसोर्स है, आयरन ओर है तो आयरन ओर निकालो, एल्यूमिनियम है तो वो निकालो, कोल है तो कोल निकालो। तो वो अगर जैसे आपने 100 करोड़ गवर्नमेंट को दिए थे, तो वो 100 करोड़ क्या है? तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट। तुम्हें क्या मिला है? तुम्हें हक मिला है। ऐसा तो नहीं कि माइन खरीद ली तुमने, माइन तो गवर्नमेंट की है। तुम्हें सिर्फ 5 साल के लिए ये राइट दिया गया है कि आप इसमें से कोल निकाल लो, तो आप उसको बोलते हैं माइनिंग राइट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। सर 5 साल बाद उस 100 करोड़ के एसेट को एकदम से खत्म कर देगी? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल में धीरे धीरे खत्म करोगे, एमोर्टाइज करोगे। ओके सर। यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, या वो लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है, वो लास्ट में। एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन वैसे तो सबको फर्क पता होगा, पर मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। थर्ड, अब फर्स्ट क्या है? टैंजिबल। सेकंड क्या है? इनटैंजिबल। थर्ड है, अगर कोई टैंजिबल एसेट अभी बन रहा हो, पर उसे बोलेंगे कैसे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सी विद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। होता क्या है ये? एनी टैंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। हम कोई टैंजिबल एसेट कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, मैं अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, तो टाइम लगेगा ना उसको, हो सकता है 3 इयर्स 4 इयर्स, बड़ी बिल्डिंग है, टाइम लग जाएगा। तब तक मैं उसे इस हेड में दिखाऊंगा, जितना पैसा उस पर खर्च कर चुका हूँ वो सारा इस हेड में डालता रहूंगा। जब वो बन के रेडी हो जाएगी तो उस पैसे को यहाँ से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से हटा के तब टैंजिबल में डाल दूंगा, पर जब तक कंस्ट्रक्ट हो रही है तब तक वहीं पे दिखाऊंगा। ये इसकी डेफिनेशन, टैंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। और एग्जाम्पल में लिख देंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। सर इसकी जर्नल कैसे बनेगी? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ही लिखेंगे जर्नल में भी अगर लिखते हैं तो? आप बिल्डिंग ब्रैकेट में अंडर कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, और फिर जब पूरी बन जाएगी तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करके बिल्डिंग में डेबिट कर देना सारा। ठीक है सर। ठीक है। अब फोर्थ, जैसे आपका कोई टैंजिबल एसेट आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हो सकता है कोई इंटैंजिबल एसेट भी आप डेवलप करा रहे हो। अब इंटैंजिबल कंस्ट्रक्ट तो नहीं होता, डेवलप होता है।
जैसे कोई मोबाइल ऐप तुम बनवा रहे हो, अगर अभी स्टडी सर्कल कोई मोबाइल ऐप बनवाए तो हम क्या बोलेंगे, हमारा इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, तो यही बोलेंगे इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो इसका तो मतलब इसकी डेफिनेशन भी एग्जैक्टली इसके नाम के जैसी है, डेफिनेशन में भी मैं यही लिखूंगा जो इसका नाम है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नाम से ही पता चल गया कि क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यही लिख लेते हैं, मोबाइल ऐप अंडर डेवलपमेंट, आप कोई मोबाइल ऐप बनवा रहे हो। सर इसके अलावा सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के अलावा इसका कोई एग्जांपल हो सकता है? आपका कोई पेटेंट है जो अभी पेंडिंग है, आपका पेटेंट अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो जब तक वो पेटेंट अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि आप जब पेटेंट कराते हो तो आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास से उसे अप्रूव कराते हो, तो अगर वो पेटेंट अभी वहां अप्रूव नहीं हुआ, अभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास गया, तो वो भी लिखोगे यहीं पे। ओके। तो ये चार हो गए हमारे। अब जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट ये चार फिक्स्ड के हो गए। अब जो नॉन करेंट के अंदर ही बाकी की चार बाइफर्केशन है, उनकी हेडिंग लिखो, उनमें 5-6 लाइंस छोड़ो और आगे बढ़ो। अभी हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी बस आप हेडिंग्स लिख के छोड़ दें। तो मैं भी हेडिंग लिख देता हूँ और आप भी वहां छोड़ देना। फिक्स्ड एसेट्स हमने डिटेल में कर लिया क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बी। बी क्या है हमारा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अभी हम नहीं लिखेंगे, जब समझेंगे तब लिखेंगे। इसमें क्या करो, 6-7 लाइंस छोड़ो, नेक्स्ट लिखो, सी लिखो। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इसमें कुछ लिखना नहीं है, कहीं आप इसमें कुछ लिखने की कोशिश करो। अभी डेफर्ड टैक्स एसेट, ये प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में है नहीं, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, इसकी बस हम एक बार ही डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे और कुछ भी नहीं। तो इसमें 2-3 लाइंस ही छोड़ना, इसमें आप 5-6 छोड़ दें, 5 to 6 लाइंस, और इसमें आप 3 लाइंस छोड़ दो, इसका कुछ खास है नहीं। डी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अंदर भी आप 6 लाइंस छोड़ दो अभी, और लास्ट लिखो ई, अदर नॉन करेंट एसेट्स। और इसमें भी 6 लाइंस छोड़ दो। ये करने के बाद अब आओ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ ये जहां जिस भी पेज पे आपके खत्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, अब करंट लिखेंगे। ये हो जाए तो मेरे को बताओ, वैसे कुछ ज्यादा तो यहाँ लिखना नहीं है। सर 1 सेकंड ऊपर करना थोड़ा सा। मैं इसको सर अब न्यू पेज से स्टार्ट करें करंट एसेट। इसके बाद न्यू पेज हो गया, यहाँ तक सबने लिख लिया। देखो अगर तुम यस सर। जब हम फेस टू फेस मिलेंगे और अगर आपके रजिस्टर में ये ना दिखा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुम्हारे लिए। अब अगला नेक्स्ट पेज है, ये न्यू पेज से। अब हम यहाँ लिखेंगे हमारे करंट एसेट्स। डेफिनेशन तो हम पहले ही लिख चुके, अब यहाँ पे इसके जो सब डिविजन है वो लिखेंगे और वहां समझेंगे कि किस चीज का क्या मतलब है। देखो वैसे तुम्हें इसका निमोनिक अगर याद करना है ना, CITCSO, मतलब इसकी सब डिविजन का निमोनिक, पर ये तुम्हें याद हो जाएगा लास्ट तक, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये रटना पड़ेगा, लास्ट तक आपको अपने आप याद हो जाएगा समझने के साथ कि हर चीज का क्या मतलब है। तो सी से क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें आप छोड़ दो 6 लाइंस और नेक्स्ट पर आओ। वो नेक्स्ट है इन्वेंट्री, ये तो हमें अच्छे से आता है, आई है ना, आई से इन्वेंट्री। अब पहले लिखते हैं फिर समझाता हूं।
पहले इन्वेंट्री का मतलब लिख लेते हैं, हमें पता है वैसे, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अब इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या दिख सकता है, इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये लिखने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि लिखना भी आसान हो जाए। अभी मैं नीचे आता हूँ थोड़ा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इनफ स्पेस देकर के नीचे आता हूँ। यहाँ से देखो, हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। यहाँ हमें पता है बिजनेसेस दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे दो तरीके से? या तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। या तो आप सामान रॉ मटेरियल खरीदो, अपना फिनिश गुड बनाओ और बेचो, या फिर आप वही खरीदो जो आपने बेचना है और सीधा उसे बेच दो। तो यहाँ हो क्या सकता है कि या तो आप ट्रेडर हो सकते हो, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं पर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, या आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हो। तो अब देखो, मैन्युफैक्चरर के स्टॉक में मैं उसके वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे वो अपना सारा सामान रखते हैं, मैं उसके वेयर हाउस में गया और मैंने वहां देखा कि वहां क्या क्या है। तो मुझे क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल दिखेगा। रॉ मटेरियल क्या चीज है? वो चीज जिसको यूज करके वो अपना फिनिश गुड बनाएगा। अब रॉ मटेरियल क्या होगा सर? जो उसका काम है उससे रिलेटेड होगा रॉ मटेरियल। अगर वो फर्नीचर बेचता है तो वहां पर वुड के पीसेस होंगे और बाकी चीजें जो फर्नीचर बनाने में यूज होता है। अगर गाड़ी बनाता है तो ऑब्वियसली वहां पे स्टील शीट्स और बाकी कार एसेसरीज पड़े होंगे। तो रॉ मटेरियल डिपेंड्स कि बिजनेस किस चीज का है, उस हिसाब से रॉ मटेरियल होगा। और क्या दिखेगा आपको? फिनिश गुड बिल्कुल तैयार भी दिखेगा, रॉ मटेरियल भी दिखेगा, और जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है, कई ऐसे भी होंगे जो बन के रेडी हो चुके होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? फिनिश गुड। ये भी मेरे को दिखेगा। फिनिश गुड क्या है? जो प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। एक चीज और दिखेगी जो शायद हमें दिमाग में सीधा ना आती हो, रॉ मटेरियल भी दिखेगा, फिनिश गुड भी दिखेगा, और एक और चीज दिखेगी। मशीन। नहीं, पैकेजिंग मटेरियल। एक सेकेंड। मशीन अमन आपने बोला था। अमन, हम जी, इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। मशीन फिक्स्ड एसेट है, इन्वेंट्री में मशीन थोड़ी ना दिखेगी। मैं इन्वेंट्री डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम। सर पैकेजिंग मटेरियल ओके सर। पैकेजिंग मटेरियल अलग है, वो भी सही है, वो भी दिखेगा आपको। पर इसके अलावा आपको और क्या दिखेगा? आपको दिखने वाला है वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, इससे पहले जो मैंने लिखा था वो लिखा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हूं, WIP। देखो, सी विप और विप में क्या डिफरेंशिएशन है? इनमें डिफरेंस ये है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जब आपका फिक्स्ड एसेट बन रहा होता है। वो बिल्डिंग जो आपने यूज के लिए अपने बनवानी है, आप वो बनवा रहे हो, तो उसे फिक्स्ड एसेट में दिखाया जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। पहले कैपिटल लगा है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? जब आपकी इन्वेंट्री बन रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा होगा सर इन्वेंट्री तो बस बन जाती है, उसको अलग से ऐसे क्या लिखा है? इन्वेंट्री बनने में भी कई कंपनीज को कई ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कार का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये चीज समझने के लिए। गाड़ी कितने टाइम में बनती है? 7 to 10 days। तो अगर जैसे रॉ मटेरियल आपने दे दिया अपनी फैक्ट्री में कि कार बनाना शुरू करो, ऐसा नहीं है कि कल कार बन जाएगी। रॉ मटेरियल आपने दिया, यहां से लेकर के 7 days लगने वाले हैं, 7 to 10 days, मैं 7 बोलता हूँ। उसके बाद जा करके फिनिश गुड बनेगा। तो 7 दिन तक इस चीज को क्या बोलोगे? जो गाड़ी आधी बनी है, जो बनना शुरू हो चुकी है, 7 days ना तुम उसे रॉ मटेरियल बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तो अभी रॉ मटेरियल थोड़ी, अब तो कार बननी शुरू हो चुकी ना। आप उसको फिनिश गुड बोल सकते हो क्योंकि अभी कार बन के रेडी नहीं हुई। तो जितने टाइम में आपका वो प्रोडक्ट बन रहा है उतने टाइम उसे क्या बोला जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये सबको समझ आया वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? यस सर। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जब फिक्स्ड एसेट बन रहा हो। तो दोनों का नेचर ही अलग है। ये वाला मैं क्यों बना रहा हूँ? ये बना रहा हूँ कि बेच दूंगा। वो वाला क्यों बना रहा हूँ? कि उसे यूज करूंगा। तो वो सी विप हो जाता है और ये विप है। ठीक, तो ये आपको WIP दिखेगा। अब आते हैं हम ट्रेडर पे। ट्रेडर के पास आपको क्या रॉ मटेरियल दिखेगा? हाँ या ना? नहीं। नो। नहीं दिखेगा। ट्रेडर के पास वर्क इन प्रोग्रेस दिखेगा? नो। जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो वर्क इन प्रोग्रेस कैसे दिखेगा? क्या ट्रेडर के पास फिनिश गुड दिखेगा?
हाँ हाँ जी। हाँ जी सर, यस वो सर। तो बेसिक है। पर देखो फिनिश गुड हम तब बोलते हैं जब उस चीज को हमने बनाया हो, ठीक है। फिनिश गुड वर्ड तब यूज करोगे जब हमने बनाया है। ट्रेडर ने खुद से नहीं बनाया, उसने तो खरीदा ना, तो वो उसे स्टॉक इन ट्रेड बोलता है। स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली है क्या? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड ही है, पर ये फिनिश गुड किसी और से खरीदा है। फिर और यहाँ जो फिनिश गुड लिखा है ये दोनों सेम चीजें हैं, एक्चुअली ये सेम चीज है, पर मैन्युफैक्चरर इसे फिनिश गुड बोल रहा है और ट्रेडर इसे स्टॉक इन ट्रेड बोल रहा है। वजह ये है, सर मैन्युफैक्चरर बैलेंस शीट में भी फिनिश गुड के नाम से दिखाएगा क्या? मैन्युफैक्चरर की बैलेंस शीट में भी फिनिश गुड ही दिखेगा और ट्रेडर अपनी बैलेंस शीट में फिनिश गुड को स्टॉक इन ट्रेड के नाम से दिखाएगा। वजह, मैन्युफैक्चरर ने ये फिनिश गुड खुद से तैयार किया, उसने खुद से बनाया है। ट्रेडर ने इसे खरीदा था, उसने खुद नहीं बनाया, तो वो उसे बोलता भी स्टॉक इन ट्रेड ही है। ये बात सबको समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नो सर। किसी को है तो बोल दो। तन्वी, आपको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो हमने अभी तक कितनी चीजें डिस्कस कर ली? इन्वेंट्री में 4 सब हेड्स, ये बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिखते, ये देखो, ये जो हमारी बैलेंस शीट है इसमें तो बस इन्वेंट्री ही लिखा गया, ये इसके अंदर के सब हेड्स हैं, ये बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आते। पर यहाँ ना 2 चीजें और है, 2 चीजें यहाँ और होती हैं। स्टॉक इन ट्रेड हो गया, रॉ मटेरियल, चलो पहले ये लिख देते हैं, मैं ये वहां लिख देता हूँ। इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहली चीज क्या है? रॉ मटेरियल। ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं? क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ व्हाट, और आपको लिखना होगा कि क्या क्या चीजें हैं। रॉ मटेरियल दिख सकता है, और ये देखो तुम्हें याद करना पड़ेगा क्या। तुम इमेजिन करो तुम एक फैक्ट्री में खड़े हो, तुम्हें खुद से समझ आ जाएगा कि इसमें तुम्हें क्या क्या लिखना है। या तुम इमेजिन करो तुम बिजनेस करते हो, तो तुम्हारी इन्वेंट्री में क्या दिखेगा, ये मतलब इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि याद करना है या रट्टा मारना है, तुम्हें खुद से ही पता है कि क्या क्या दिख सकता है। तो बहुत इजी चीज है ये, बस समझने की जरूरत है ना। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। तीसरा फिनिश्ड गुड्स। और अगर आप ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आप फिनिश गुड नहीं बोलोगे, फिर आप उसे स्टॉक इन ट्रेड बोलोगे। स्टॉक इन ट्रेड, ये 4 चीजें तो हमने लिख दी थी। देखो इसमें 2 चीजें और आती हैं, अब मैं वो 2 लिखूंगा फिर बताता हूँ कि क्या है। एक हो सकता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये क्या है? एग्जाम्पल, ये क्या चीज होती है स्टोर्स एंड स्पेयर्स? पैकिंग मटेरियल होगा, किसी भी फिनिश गुड का पैकिंग मटेरियल होगा, जो अर्चित ने बोला। जैसे 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 ये फोन जब मेरे को मिला, या आपने जब भी फोन खरीदा होगा, क्या ये आपको ऐसे ही दे दिया था? नहीं ना, ये एक बॉक्स में आता है। क्या उस बॉक्स को कंपनी को इन्वेंट्री का पार्ट बोलना चाहिए या नहीं? वो कंपनी ने एक्चुअली तो बेचने के लिए ही खरीदा, बॉक्स की अलग से कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हर चीज की अलग अलग वैल्यू होगी, बिकता एक ही साथ है, पर है तो अल्टीमेटली बेचने के लिए ही ना। तो वो बॉक्स, इस ये सिर्फ बॉक्स में नहीं होता, इसके ऊपर एक सेलोफिन भी चढ़ा होता है। जब भी नया कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लो, वो सेलोफिन भी, हाँ, कुछ उतारते हैं, कुछ उसे 5-6 दिन नहीं उतारते, वो अलग बात है, पर मिलता है, सेलोफिन में मिलता है। तो डक्ट टेप मतलब पैकिंग मटेरियल बेसिकली। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? पैकिंग मटेरियल। और पैकिंग मटेरियल को भी डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिख लो, या पैकिंग मटेरियल लिख लो, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में क्या लिखोगे। ये होता है बेसिकली पैकिंग मटेरियल। सर अगर पैकिंग मटेरियल आउटसोर्स्ड हो तो? आउटसोर्स हो तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या हो सकता है। तो पैकिंग अगर आपके पास पड़ा है तो लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे। नहीं, आप समझे नहीं। जैसे जो कोका कोला की बॉटल्स आती हैं या कोई भी बॉटल आती है ड्रिंक की, उसके ऊपर ढक्कन अलग कंपनी बनाती है। तो कोका कोला अपनी इन्वेंट्री में नहीं लिखेगी उसे, आंसर दे चुका हूं मैं। जो एसेट तुम्हारे पास पड़ा है तुम उसी को लिखोगे। अगर तुम सिर्फ वो ड्रिंक, वो लिक्विड बनाते हो और आप बॉटल को भेज देते हो, उस पे कैप कोई और लगा रहा है, तो वो अपनी बैलेंस शीट में उसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स लिख देगा, तुम नहीं लिखोगे। मैं पहले ही समझ गया था, मतलब क्वेश्चन यही है ना, अगर है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, बात बहुत सिंपल है। जिसको भी लग रहा है कि अगर हमारे पास सर हमारे पास
इनमें से कोई एक एसेट होता ही नहीं तो नहीं लिखोगे। मतलब इसमें कंफ्यूज क्या हो रहे हो, है तो लिखेंगे। नहीं, जनरली इन्वेंट्री में तो वो चीजें आती है ना जो हम खुद बना रहे हैं एक तरह से। हाँ जी, तो मैं वही तो बोल चुका हूँ। अगर अगर वो पैकिंग मटेरियल तुम्हारे पास है ही नहीं, वो कोई और पैक करता है तुम्हारे लिए, तो तुम नहीं लिखोगे। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि हमारे पास पड़ा है लेकिन वो हमने बनाया नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता कि तुमने ही बनाया है। पैकिंग मटेरियल भी तुमने बनाया है। मैंने कब बोला कि एसेट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल? इसकी डेफिनेशन क्या है? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये तो रॉ मटेरियल भी तुमने कौन सा बनाया था? रॉ मटेरियल भी तो परचेज ही किया था ना। रॉ मटेरियल यूज करके गाड़ी बना रहे हो। तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये सारी चीजें तुम ही ने बनाई हो। ये चीजें तुम्हारे पास हैं क्यों? क्योंकि तुमने बेचनी है। पॉइंट ये है, वो तुमने बनाई है या नहीं मेक्स नो डिफरेंस। तो यूं तो ट्रेडर के लिए भी उसकी जो ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये क्या उसने बनाया था? अब आप दिमाग कैसा चला रहे हैं इस टाइम पे? ट्रेडर के लिए तो फिर इन्वेंट्री कभी कोई चीज हो ही ना। फिर तो बस एक फिनिश गुड इन्वेंट्री रह जाएगी। रॉ मटेरियल भी हट जाएगा, स्टॉक भी हट जाएगा, स्टोर एंड स्पेयर भी हट जाएगा। आराम से समझो, बनाया नहीं वाला क्या लॉजिक है इसमें। सिक्स्थ लास्ट, लूज टूल्स। सर स्टोर्स एंड स्पेयर्स दोनों में आएगा, मैन्युफैक्चर और उसमें ट्रेड में? दोनों में दिख सकता है आपको। आपको देखो, ट्रेडर के लिए नॉर्मली नहीं होगा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्योंकि ऐसी क्या चीज है। या चलो इसका मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, या मत ही लो, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है स्टोर एंड स्पेयर दोनों में हो सकता है, पर नॉर्मली जैसे देखो, आपने जिस शॉप से अपना फोन लिया था, उनके पास तो वो पहले से ही पैक्ड कंडीशन में आया था। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास फोन ऐसे ही दे गए थे और फिर उस आदमी ने, इस मोबाइल शॉप ने उसको बॉक्स में डाला और पैक किया। उसके पास एक बंद बॉक्स आता है जो पहले से पैक्ड होता है और वो आगे दे देता है। इस केस में कोई स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं दिखेंगे हमें। पर अगर कोई ट्रेडर ऐसा है जो फर्नीचर मंगवाता है अपने पास, फिर वो अपने हिसाब से उस फर्नीचर को पैक भी करता है, कि फर्नीचर की कोई स्टैंडर्ड पैकिंग तो होती नहीं ना, वो उसको अपने हिसाब से पैक करता है। तो वो ट्रेडर अपने पास फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स दिखाएगा कि ये पैकिंग मटेरियल है। हालांकि सिर्फ पैकिंग मटेरियल स्टोर्स एंड स्पेयर्स का पार्ट नहीं है, और भी चीजें होती हैं, पर आपके लिए इररिलेवेंट है अभी। अभी हम 11th से तो बड़े बच्चे हो गए हैं, पर अभी भी बहुत बड़े बच्चे होना बाकी है। तो वो जब हम वो कोर्सेज करेंगे तब डिस्कस करेंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स में भी और डिटेल होती है, पर सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है पैकिंग मटेरियल, तो हम वही समझेंगे। लास्ट चीज इन्वेंट्री की क्या है? अब अर्चित, तुम्हें ये डाउट तो नहीं है कि ये हमने नहीं बनाया? ऐसा डाउट है कुछ? नहीं नहीं सर, अब नहीं है। अल्टीमेटली इन्वेंट्री वो चीज है जो हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमने बेचनी है। हमने बनाया या नहीं बनाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट चीज क्या है? लूज टूल्स। अब ये क्या होता है? देखो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? जब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें लगेगा सर ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये तो फिक्स्ड एसेट का पार्ट होना चाहिए, यहाँ है प्रॉब्लम, ऐसा इनिशियली दिमाग में आएगा। अब मैं बताता हूँ लूज टूल्स क्या है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, तुम वैसे ही समझ जाओगे। एग्जाम्पल, स्क्रू ड्राइवर। अब तुम बोलोगे सर ये तो यूज के लिए है, आप इसको इन्वेंट्री में कैसे लिख रहे हो? स्क्रू ड्राइवर या प्लायर्स। प्लायर्स मतलब हिंदी में जैसे प्लास बोल देते हैं। देखो, इसको इन्वेंट्री में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ना सबसे पहली डिवीजन क्या है? इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, और फिक्स्ड, और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो नॉन करंट हैं। अब मैंने आपको बोला था कि फिक्स्ड एसेट्स हैं एसेट्स हेल्ड फॉर यूज। तो आप बोलोगे सर ये जो स्क्रू ड्राइवर है, आप इसको यूज ही तो कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने में, आप गाड़ी के पेच टाइट कर रहे हो, प्लायर्स है कुछ काट पीट रहे हो, तो इसको तो आपको फिक्स्ड एसेट में डालना चाहिए। अरे भाई स्टेशनरी की तरह हो जाएगा ना? नहीं, इस पे वो लॉजिक नहीं है। पहले मुझे बताओ, ये कंफ्यूजन अराइज हो रही है ना इस टाइम पे कि इन चीजों को इन्वेंट्री में क्यों लिख रहे हैं? अराइज हो रही है? अगर हो रही है तो दिमाग चला रहे हो, अगर नहीं हो रही प्रॉब्लम तो तुम हो सोच। रही है सर। अब इसका रीजन सुनो। इसका रीजन ये है कि स्क्रू ड्राइवर या प्लायर्स एक्चुअली नॉन करंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। नॉन करंट कौन सा एसेट है? जो 12 महीने से ऊपर चले, जो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल से ऊपर चले। बाय डिफॉल्ट हमेशा यही माना गया है कि फैक्ट्रीज में स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स 12 महीने से ऊपर चलते ही नहीं, तो नॉन करंट के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। देखो, हमारा पॉइंट ये है ना सारा कि आप सर, मैं वो जो सबसे पहला पेज था उस पे आता हूँ।
पेज ही गायब हो चुका है, अभी रुको आ रहा है। सर फिर उससे अदर करंट एसेट्स में क्यों नहीं डाल सकते? एक सेकंड पहले पेज आ जाने दो, पेज ही गायब हो चुका है। हाँ देखो, हमारा पॉइंट यही है कि सर जो स्क्रू ड्राइवर्स या प्लायर्स, जो ऐसी चीज है, लूज टूल्स इन्हीं को बोलते हैं, वो हिंदी में जिसे पाना बोल देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर। तो हमें इनिशियली यही लगता है कि सर इसको फिक्स्ड एसेट में डालो ना, ये तो एसेट यूज के लिए खरीदा आपने, स्क्रू ड्राइवर आप बेच थोड़ी रहे हो। अगर मारुति सुजुकी में स्क्रू ड्राइवर यूज होता है तो वो क्यों यूज होता है? कि उससे इन्वेंट्री तैयार की जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है, फिक्स्ड एसेट होता है हमेशा नॉन करेंट, मतलब ये एसेट 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल से ऊपर चलेगा आपका, स्क्रू ड्राइवर चलता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ गई कि ये सारी चीजें आर नॉट एलिजिबल एज नॉन करेंट, हम इन्हें नॉन करेंट मान ही नहीं सकते क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन ही पूरी नहीं करते। तो इनको डालना तो करंट में पड़ेगा। अब यहाँ तुम बोलोगे सर ठीक है करंट में डाल भी रहे हो, तो जो अमन ने बोला इसे नॉन करंट में क्यों नहीं डाल, इसे अदर करंट एसेट्स में क्यों नहीं डाल देते? ये इन्वेंट्री का पार्ट कैसे है? देखो, इन्वेंट्री वो है एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, एक और डेफिनेशन होती है, दोज एसेट्स व्हिच विल बी कंज्यूम्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फिनिश गुड्स। आपके पास जो लूज टूल्स हैं वो अल्टीमेटली आप किसके लिए यूज कर रहे हो? अपनी इन्वेंट्री को तैयार करने के लिए। तो ये किस प्रोसेस में खत्म हो जाएंगे? ये खत्म ऐसे हो जाएंगे, तुम्हारी इन्वेंट्री तैयार करते करते ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इन्हें इन्वेंट्रीज में डाला गया है। क्योंकि ये सबसे पहले नॉन करंट में क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये 12 महीने से ऊपर चल ही नहीं पाता, तो ये उससे पहले ही खराब हो जाता है। स्क्रू ड्राइवर्स अगर रेगुलरली यूज किया जाए तो नहीं चल सकता वो 12 मंथ्स, प्लायर्स उससे पहले खराब हो जाएंगे। तो ऐसी चीज है ये कि बनती है ये करंट। और इन्वेंट्री वो चीज होती है, ऐसे एसेट्स जो आपने बेचने हैं या ऐसे एसेट्स जो आपकी इन्वेंट्री बनाने में खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, तो वो भी सारा इन्वेंट्री का पार्ट होता है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल हम कब पढ़ेंगे? जब हम AS2 पढ़ेंगे, ये AS2 में लिखा हुआ है, पर अभी हम AS2 तो पढ़ नहीं रहे। आपको ये बात समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो बस फिर क्या कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है और अभी जरूरत भी नहीं है। बस इतनी चीज समझ लें, इन्वेंट्री के अंदर 6 चीजें हैं। वो 6 चीजें क्या है? ये 5 तो आपको इजीली समझ आ गई। लास्ट जो है लूज टूल्स, सबसे पहले ये नॉन करंट नहीं है क्योंकि ये 12 मंथ से ऊपर नहीं चलता। और फिर करंट के अंदर भी इन्वेंट्री का पार्ट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इन्वेंट्रीज में ये लिखा गया है कि वो चीजें जो आप बेच रहे हैं प्लस वो चीजें जो इनको बनाने में कंज्यूम हो जाएंगी, वो सारा भी इन्वेंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इस वजह से ये इन्वेंट्री बन जाता है। तो हमने सेकंड भी लिख दिया इन्वेंट्री। अब मैंने आपको इसका निमोनिक और इन्वेंट्री में यही 6 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। मैं इसमें बस एक्सेट्रा लगा देता हूँ और कोई भी आप लूज टूल इमेजिन कर पाएंगे वो सारा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि लूज टूल्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया तो सही आया, इस पे बहुत ज्यादा सोचा गया कि इसको कहाँ डालना चाहिए, क्या क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, इस पे इश्यूज रहे हैं और आज भी टिल डेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कि इसको यहाँ नहीं डालना चाहिए, कोई लॉजिक है इसको यहाँ डालना चाहिए, तो लूज टूल्स पे ये कंट्रोवर्सी है। क्या कर सकते हैं, है तो है। अब सी क्या है? मैंने आपको बोला था क्या, CIT, टी में क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। मुझे कोई बताएगा ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है? सर डेटर बस? एक पार्ट होता है इसका। और क्या होता है? बिल ऑफ कौन सा वाला बिल? बिल पे? BR, हाँ, BR बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट्स हैं। हाँ, वो फेस पे नहीं दिखते, ठीक है, आप फेस पे नहीं डालोगे, फेस पे तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल तो बीआर प्लस डेटर। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल प्लस डेटर, ये दोनों होते हैं। तो फेस पे नहीं लिखते, डिटेल्स में अंदर लिखा जाता है। फेस पे बस टोटल अमाउंट लिख देते हैं। तो आजा, ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिस्ट ऑफ 2 एसेट्स। कौन से एसेट्स? पहला डेटर। अब देखो, डेटर के ना कई सारे नाम होते हैं, कई सारे। इसको अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं।
नॉर्मली बड़ी कंपनीज में डेटर कोई बोलता ही नहीं, लोग बोलते ही अकाउंट्स रिसीवेबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल या आप नॉर्मली इसे सन्ड्री डेटर भी बोलते हो, पर ये सब आउटडेटेड वर्ड्स हैं। आप किसी भी कंपनी में आज के टाइम पे जाएंगे, आप डेटर बोलेंगे, मतलब कोई नहीं बोलता, लोग अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल यही बोलते हैं। तो इसको ऐसे बोला जा सकता है, या फिर इसके सर अंदर बड़ी कंपनी में अब बिल्स तो नहीं एग्जिस्ट करते। नहीं, बहुत कम, ऑलमोस्ट नहीं। ये दोनों चीजें ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, बिल्स रिसीवेबल और हमारे डेटर्स। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया। निमोनिक क्या है? CIT CSO। अगला क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसको मैं खाली छुड़वाऊंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं इसमें सर दो सी सर के अभी बाद आपने ये आ क्या गया। बोला था? क्या? क्या मतलब शॉर्ट फॉर्म फिर से बोलना सर। ये लो ना, ये CIT CSO। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी सर मैं आपको CSO। लिख लो लक्ष्य, इसको सामने लिखा है। ओके ओके ठीक है सर। इसके अंदर क्या है, मैं सारी चीजें नहीं लिखवा रहा, ठीक है, मैं सिर्फ दो लिखवा रहा हूँ जो आपको समझ आ जाएगा। पहला है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। दूसरा है कैश एट बैंक, या चलो एक और लिखवा देता हूँ क्योंकि वो तुम्हें समझ आ जाएगा। तीसरा है चेक्स रिसीव। ये कौन से चेक्स हैं? जो आपको आ चुके हैं पर अभी आपने बैंक में जमा नहीं कराए। तो आपका कैश एट बैंक हो या अभी वो चेक की फॉर्म में हो, बस जाके जमा कराना ही है, तो भी यहीं आएगा चेक्स रिसीव। और बाकी इसके बाद आप नीचे 4 लाइंस छोड़ दो। वो कैश इक्विवेलेंट है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, वो बाद में लगाएंगे। ये सर वो कौन सा लोन होता है जो अपनी मर्जी से कभी भी मांग सकते हैं, मतलब किसी को दिया होगा अगर तो? वो कौन सा लोन होता है? मतलब उसका कोई स्पेशल कहते हैं ना, ग्रैंड डिपॉजिट्स करके कुछ। एक बार देखना पड़ेगा, अब ऐसे स्पेसिफिकली मेरे को नहीं याद, देखेंगे एक बारी कि आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। ये चार हमारे ये 3 मैंने यहाँ लिख दिए, 4 लाइंस छोड़ देना। इन तीनों में तो कोई डाउट नहीं होगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो तुम्हें पता ही है। और चेक्स रिसीव्ड क्यों लिखा है यहाँ? जैसे तुम्हें आज कोई चेक दे गया पर अब बैंक नहीं खुला हुआ, आप उसको 3 दिन के बाद बैंक में जमा कराओगे, पर ट्रांजैक्शन तो आज रिकॉर्ड करनी है ना, तो आज क्या करोगे? चेक इन हैंड लिख लोगे, इसको चेक इन हैंड लिखते हैं। तो जिस दिन जमा हो जाएगा उस दिन बैंक में डाल दोगे और वहां ट्रांजैक्शन आप जर्नल उस हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। पर तब तक के लिए हम क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड, जो कि आपने 11th में कैश बुक में किया भी है कई बार। ई क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें भी अभी लाइन छोड़ देंगे, कितनी? 6 छोड़ दो। और लास्ट अदर करेंट एसेट्स। इसमें तो आप जहां पे भी हैं वहां, अभी आपके पेज पे कितनी जगह बची है? 6 लाइंस छोड़ देना, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब से आपने ये लिखना शुरू किया था तब से लेके अब तक कितने पेजेस यूज हो गए? ये थर्ड यहाँ जो नॉन, 4। नहीं नहीं, सर एक बार लास्ट वाला दिखाना। एक सेकंड, जहां से आपने ये लिखना शुरू किया था नॉन करेंट एसेट्स, तब से लेके एंड तक कितने पेजेस यूज हुए? नॉन करंट, रुको, लास्ट वाला ये है, 3। 3। अब ये लिखने के बाद पहले ये लिख लो, फिर बताओ, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? अब आप क्या करो, 3 पेजेस और छोड़ दो। क्यों? लायबिलिटी साइड के लिए। अभी हम नहीं लिखेंगे, लायबिलिटीज बाद में लिखेंगे। अब आप 3 पेजेस और छोड़ दें, 3 पेजेस और छोड़ दो। वो किसके लिए छोड़ रहे हैं हम? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए। जब वो डिस्कस करेंगे तो वहां लिखेंगे। 3 पेज इसके लिए छोड़ दिए। उसके बाद क्या करोगे? 4 पेजेस और छोड़ दो। ये किसके लिए छोड़ रहे हैं हम? प्रैक्टिस के लिए।
क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो आप इस चैप्टर के या अपने हिसाब से प्रैक्टिस के लिए पेजेस छोड़ दो, तो 4 मत छोड़ो, ज्यादा छोड़ दो, 6 छोड़ दो, ताकि प्रैक्टिस में अगर आप बड़ा लिखते हैं तो आपके पेजेस ज्यादा, 6 पेजेस छोड़ दो प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारे नोट्स हो जाएंगे यहाँ तक, और उसके बाद 6 पेजेस में हम प्रैक्टिस करेंगे। ये 6 पेजेस के बाद अब हेडिंग लिखो रेशियोज। अब हम आ गए रेशियोज पे। क्लास थोड़ी सी बड़ी है आज, मुझे उम्मीद है कोई टेंशन नहीं होगी, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे फिर खत्म करते हैं। कितनी बड़ी है आज की क्लास? थोड़ी सी, मतलब कितनी? मतलब 5 मिनट और बस। हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, 2.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे की क्लास है। हाँ हाफ एन आवर ना, बस हाफ एन आवर। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेशियोज के, 2-3, फिर घर चले जाना, ठीक है? बस स्टार्ट करने दो। रेशियोज में सबसे पहला रेशियो क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अभी सर रेशियोज इस चैप्टर में तो कोई लेना देना नहीं है ना? इसमें ये वाला जोन सा इससे मतलब उस इस चैप्टर से कोई रेशियोज का तो लेना देना नहीं है कौन सा चैप्टर? सर? जोन सा बैलेंस शीट में करा रहे थे अभी फर्स्ट पीछे। चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का रेशियो से बस ये लेना देना है कि जब तुम्हें करंट एसेट का मतलब ही नहीं पता, देखो तुम आंख बंद करके तो नहीं सर, अब स्कूल में एग्जाम है तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है तो उसके लिए रेशियोज तो नहीं पढ़ना ना, बस यही पूछना। तो नहीं, अगर सिर्फ फर्स्ट आ रहा है तो फिर आपको रेशियोज नहीं पढ़ना। रेशियो समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर की जरूरत है, पर फर्स्ट चैप्टर समझने के लिए रेशियो की जरूरत है, ऐसा उल्टा नहीं है, ठीक है? अब हमने ये लिख लिया। अब इसका क्वेश्चन देखो, पहले सिंपल करेंगे जो आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जिनके पास बुक नहीं है तुम सब हो नालायक, क्योंकि तुम में से तो कई बहुत पास रहते हैं, जैसे सिमरन के पास नहीं है, ईशा, पुनीत, मनकीरत, इनके पास नहीं है। चलिए आवाज नहीं आई, चैट में लिख दो। ये जो जिन 4 के मैंने नाम लिए, तुम तो इतनी पास रहते हो, पूरे दिन यहाँ वहां घूम सकते हो, बुक लेने नहीं आ सकते थे? सर कब आए? कभी भी आओ, पर लिख देना आने से पहले। सर पेज नंबर बता देना। हाँ मैं 1 सेकंड बस पहुंच जाऊँ उस पर, मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास कितने रेशियोज हैं? हमारे पास इतने सारे रेशियोज हैं, करंट, लिक्विड, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 2 यहाँ पे, 4 4 10 10 और उसके बाद 5, 15 रेशियोज करने हैं इस चैप्टर में। इस कमिंग वीक में हम 4 कर लेंगे, हम इतने कर लेंगे, या मे बी ज्यादा भी कर लें अगर हम थोड़ी अच्छी स्पीड पे चल पाए तो। इतने तो लेंगे। और सर मेरा ना थोड़ा हेडेक हो रहा है, कोई बात नहीं, अर्चित होने दो, सीवियर वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, टेंशन मत लो। सर नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना हॉस्पिटल जाने की, क्या नहीं खत्म कर देते हैं। नहीं आएगी। देखो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सर पेज नंबर बता देना। 1 सेकेंड मेरे को निकालने तो दो। ये पेज नंबर सर ये क्वेश्चन इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड का। 46 पेज पे आ जाओ। ये 4th चैप्टर है, रेशियोज आपका 4th चैप्टर है। सर तो अभी जो आप पढ़ा रहे थे वो फर्स्ट है? वो फर्स्ट चैप्टर है, वो बैलेंस शीट वाला फर्स्ट चैप्टर है। अब रेशियोज 4th। अच्छा तो ये दोनों रिलेटेड हैं? ये तभी बुक में सबसे पहले पढ़ा वो चैप्टर, पूरी बुक से रिलेटेड है वो चीज। ओके सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ CNC लिमिटेड एज एट 31st March 2020 कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए हमें क्या करना है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले करंट एसेट्स की तरफ आओ। ये करंट एसेट्स का हेड दिया है और आपको यहाँ पर चीजें लिख दी गई, नीचे भी है, ये नीचे भी जाता है अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का सम करके बताओ, सामने है तुम्हारे, कितना सम आता है? 9,75,000। 9,75,000 नहीं सर 10,50,000। गलत बोला अमन। ये देखो अमन, तुमने शायद ये नहीं ऐड करा, ये 75 नेक्स्ट पेज पे है। 10,50,000 सर सर। तभी तो सर मैंने देखा नहीं है। हाँ तो देखो ठीक से। अब देखो मैं पहले करंट एसेट्स लिख देता हूँ जो यहाँ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
करंट एसेट्स, अगर करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स आपके सामने है, इन्वेंट्री, और मतलब ऊपर हेडिंग भी लिखी है, इससे आसान काम क्या हो सकता है, हेडिंग लिख करके बता दिया, अब क्या रह गया। तो ये चारों का सम करो, ये चारों का सम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10,50,000। पर अब एक चीज याद रखना, 10,50,000 किस चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी है कि ये इन्वेंट्री का पार्ट होना चाहिए या नहीं? लूज टूल्स। लूज टूल्स के ऊपर कंट्रोवर्सी है ना, ये सबके लिए है। अब नीचे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स ऑफ 1,50,000। ये लाइन अलग से क्यों लिखी इसने? क्योंकि करंट रेशियो निकालते हुए लूज टूल्स को इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानना। ये चीज ध्यान से समझना। अब तुम बोलोगे सर ऊपर बोला कि इन्वेंट्री का पार्ट है, अब बोल रहे हो नहीं है, तो ऐसा ही है, दुनिया ऐसी ही है गोल। बैलेंस शीट में जब लूज टूल्स को लिखना है तो इन्वेंट्री के अंदर लिखना है, पर जब करंट रेशियो निकालना है उस टाइम पे लूज टूल को इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाना। तो क्या करेंगे, अगर इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है तो अब माइनस करना पड़ेगा। आपको समझ आया करना क्या है? करना सिर्फ एक चीज है याद रखने के लिए, मैं लिख देता हूं पहले इसको एसर्ट्रिक में, और इसको आप बहुत, सर एक बार रिपीट कर दो जो आपने लाइन बोली है कि एक्सक्लूड। मैं लिख ही रहा हूं, ये स्टार लगाएं और लिखें वाइल कैलकुलेट। सर हाँ जी, जो फॉरेन में जो बनती है बैलेंस शीट्स वगैरह, फॉरेन वाले जो अकाउंट्स है, तो उसके अंदर सर यहाँ इसी के लिए कंट्रोवर्सी है उसके या अंदर सिर्फ इंडिया में है? जो इंडिया के अंदर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बैलेंस शीट बनती है। देखो इशू वहां पे भी है, लूज टूल्स का थोड़ा सा इशू है हर जगह ही, और ऐसा सिर्फ लूज टूल्स पे नहीं है, कई और चीजों पे है कि इसको किस हेड में डालें, तो ऐसा चलता रहता है। और इसके ऊपर ही कई बार एक्सप्लेनेशन हमारा इंस्टीट्यूट देता है या कोई और देता है कि इस चीज को यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, तो ये तो हर जगह ही है। वाइल कैलकुलेटिंग, अब तुमने सर ना, अगर हमें एक ही क्वेश्चन में मतलब सारे ही रेशियोज आ जाए तो हम लूज टूल्स को किस वाले रेशियो के अंदर ले गए, मतलब मैं आपको जैसे किस जैसे पार्ट में ले गए ऐसा? मैं आपको जैसे जैसे कराऊंगा मैं उसमें लिखवाता रहूंगा, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वाइल ठीक। कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, while calculating current ratio, loose tools should not be part of current assets। जो करंट एसेट्स हैं उसके अंदर इन्वेंट्री भी एक एसेट है। अगर इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल लिखा है और आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो, तो आप इन्वेंट्री में से लूज टूल को माइनस कर दोगे, मतलब करंट एसेट से ही माइनस कर दिया हमने। यहां हमारा टोटल क्या आया करंट एसेट का, 10,50,000। पर नीचे एक चीज लिखी गई है, जो कि लिखी गई है इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स ऑफ 150। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निकालो करंट रेशियो, मगर ये याद रखो कि इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स भी अभी इंक्लूडेड है, तो हमें 150 को हटा देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि करंट रेशियो की कैलकुलेशन के लिए लूज टूल्स को करंट एसेट का पार्ट नहीं मानते। किसी को डाउट है अभी? सबको समझ में आ नहीं गया? तो अब फिर ऐसा करेंगे हम कि करंट एसेट्स जो लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको बोला, इसमें से 1,50,000 माइनस कर दो। करंट एसेट्स 9 लाख। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग लूज टूल्स। $10,50,000 इसमें से माइनस लूज टूल्स, क्योंकि हम इसको, और ये चीज किसके लिए, ये याद रखना, करंट रेशियो निकालते हुए कहीं हर जगह माइनस करने लग जाओ। जो मैं बता रहा हूं बस उतना याद रखेंगे और उतना समझेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप देखते जाएंगे, किसी रेशियो में शायद किसी और फॉर्मूले में मैं माइनस ना करूं, वहां पे इसको करंट एसेट का पार्ट मानूं। मैंने आपको बोला है करंट रेशियो, तो आपको भी करंट रेशियो ही समझ आना चाहिए सर, ठीक है। लूज टूल्स कितना, 1,50,000। अब करंट एसेट्स कितने हो गए, 9 लाख। और करंट रेशियो के लिए यही करंट एसेट्स कंसिडर किए जाएंगे, करंट एसेट्स। अब क्या निकालना है, करंट, और इसमें नीचे कुछ और भी लिखा था क्या एसेट्स के बारे में?
इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको गुमराह करने के लिए लिखी गई हैं, कंफ्यूज करने के लिए, उनका कोई मतलब नहीं। अब देखो अदर करंट एसेट्स में क्या ब्रेकअप है, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, ये 75,000 क्या ना अदर करंट एसेट्स, तो इसके अंदर क्या ब्रेकअप है, 25,000 का प्रीपेड और 50,000 का एडवांस। सर क्या इसका कुछ करना है? कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसको छोड़ दो। देखो क्लास कब खत्म होगी, इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस और क्लास खत्म कर देंगे। तो करंट एसेट्स आ गए हमारे, अब आओ करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज का सम बताओ मुझे जल्दी से। 4.5 लाख। सामने ही लिखा हुआ है हमारे और हमने सम कर दिया। करंट लायबिलिटीज ये लिखी, करंट लायबिलिटीज में ये 4 चीजें लिखी हैं और उसका सम भी लिखा है, मतलब अलग अलग लिखा है, सम कर देंगे 4.5 लाख। तो करंट एसेट्स आ चुका था, करंट लायबिलिटीज हमने देख लिया। करंट लायबिलिटीज $4.5 lakhs, 4,50,000। करंट रेशियो निकालो, क्या है करंट रेशियो? 2:1। 2:1। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। करंट रेशियो is equal to 9 lakhs divided by 4,50,000, 2:1। अब ये दिखाता क्या है, मतलब सर क्या ये अच्छी बात है कंपनी के लिए अगर करंट रेशियो 2:1 है? एनालिसिस करना हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई आपसे कभी नहीं पूछेगा कि क्या ये रेशियो अच्छा है या बुरा है, पर हम वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, ठीक है? आज दिमाग वैसे ही सबका बंद हो चुका है थोड़ा थोड़ा। एक क्वेश्चन सर और, वैसे अच्छा है ना ये वैसे अच्छा है, 2:1 बहुत अच्छा रेशियो है, ये दिखाता है मतलब कि कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज से उसकी। पर इस हिसाब से शायद आप ये सीख जाओ कि ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, वैसा भी नहीं है। अगर ये कभी 4:1 आ जाए तो मैं बोलूंगा बुरा है, और अगर कम आ जाए तो भी बोलूंगा बुरा है, तो हमें वो बाद में देखते हैं, वो सब भी छोड़ो। सर ये एक पीछे वाले क्वेश्चन में 3, उसमें क्या लिखा हुआ है करंट रेशियो, यही वाले में 4th में 2:5:1 क्यों है करंट, मतलब 2.5:1 यही क्वेश्चन, अच्छा ये 2.5:1 है। देखो इस ठीक है। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द बैलेंस शीट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट करंट रेशियो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। अर्चित भी बुक लेके नहीं गया, हाँ अर्चित का भी याद आया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4, आपको चाहिए करंट एसेट्स। अब देखो यहाँ हेडिंग नहीं लिखी और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, हेडिंग लिख दी तो फिर बच क्या गया करने को। आपको डिसाइड करना है ये करंट एसेट है या नहीं। क्या फिक्स्ड एसेट करंट, एक सेकंड, मनकीरत मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ना क्लास में, मनकीरत फिक्स्ड एसेट करंट है या नहीं है? मनकीरत ये तुम हो सर मैं बताऊं? मैं हूँ। क्या कह रहे थे? नींद से जाग गए? मैं कह रहा था फिक्स्ड एसेट करंट एसेट है या नहीं? नहीं है। नहीं है ना, तो ये पहले ही बोल देते, 2 मिनट का तो आंसर था ये, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो, ये है ही नहीं। इन्वेंट्री है या नहीं, आपको बस यही देखना है कि करंट है या नहीं और आपने उसको ऐड, है सर। तो इन्वेंट्री है करंट एसेट। सर ट्रेड, जब कुछ भी नहीं लिखा कि इसके अंदर लूज टूल्स है कि नहीं है तो हम नॉर्मल करेंगे। जब कुछ भी नहीं लिखा तो आप क्या एज्यूम करोगे, आप मानोगे है ही नहीं। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है या नहीं, कोई भी बोलो। है है सर। है। और कैश तो है ही करंट, तो ये 3 हमारे करंट एसेट्स हैं, तो इनका सम करो। 15। करंट एसेट्स, डालो इनको, लारो आके। क्या हो रहा है लक्ष्य तुम्हारे घर पे? सॉरी सर। कोई बात नहीं। करंट एसेट्स हमारे पास क्या क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट बैंक। इसको ना लिखना क्वेश्चन में, सीधा ऐसे सम मत कर देना, वहां पे इसका बाइफिकेशन लिखना। इन्वेंट्री जो जो आपको डिटेल दिया है, और ये बेचारा आईपैड भी थक चुका है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल,
इसलिए आपको जानना जरूरी था कि देखो सीधा मैं याद भी करवा सकता हूँ कि करंट में ये लिख दो, और ऐसे ही कई जगह होगा। स्कूल में तो शायद यही चीज फॉलो करें, पर अगर कोई नई चीज आ गई तो मैंने तुम्हें 10 रटवा दी, 11वीं आ गई तो फिर क्या करोगे? ट्रेड रिसीवेबल और कैश। अब तुम्हें पता है इस सब का रीजन कि क्या चीज कहाँ क्यों है, और अभी हमने और भी डिस्कस करना है, इसीलिए ब्लैंक स्पेसेस छुड़वाएंगे। जैसे जैसे आता रहेगा डिस्कस करते रहेंगे। इन्वेंट्री 636, ये 6000 है, ये 3000 है, और ये 6000 है। तो हमारे करंट एसेट्स का सम कितना हो गया? 15000। ये है हमारे करंट एसेट्स, ठीक है। अब आते हैं करंट लायबिलिटी पे। देखो करंट लायबिलिटी अभी हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की, पर आप ये जान लो ये जो P&L वगैरह होता है ये तो कभी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता ही नहीं, ये सारा कैपिटल का पार्ट है। यहाँ चीज ही एक बची है, ये ऊपर वाला सारा पार्ट कैपिटल का है, ये है ही नहीं हमारा करंट या नॉन करंट, ये लायबिलिटी ही नहीं है एक्चुअली, ये कैपिटल है। तो हम डिटेल में बाद में लायबिलिटी साइड भी डिस्कस करेंगे। कैपिटल ये यहाँ सिर्फ ट्रेड पेबल, अगर ट्रेड रिसीवेबल डेटर है तो ट्रेड पेबल क्या होगा? क्रेडिटर और बीपी, बिल्स पेबल। हाँ, ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल है उसका बिल्कुल उल्टा। ये आपका करंट लायबिलिटी होता है, ये हमारा करंट लायबिलिटी है। तो एक ही करंट लायबिलिटी है यहाँ ट्रेड पेबल, वो है 6 लाख की। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल क्या हुआ? 6000 है। अमन आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, चैट में लिख दो। हमारे पास इस क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ गया। करंट रेशियो निकालना तो फिर बहुत इजी काम है, बस डिवाइड कर दो। सर 1:4। 1:4 कैसे? 2.5। हाँ, ये देखो ना, करंट आपका करंट एसेट्स क्या है? 15,000, और इसको डिवाइड कितने से करोगे? 6 से। सर 5:2। 2.5, हाँ मतलब 5:2 काट करके, और 2.5:1। इसको काटा कैसे ये देख, ये तो पता ही है आप लोगों को, इसको कैसे डिवाइड करोगे? वो किसने बोला था? छवि आपने बोला था, तन्वी आपने बोला था? 1:4 किसने बोला था? सर मैंने नहीं बोला। तो किसने बोला था वो? मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि कैसे निकाला, क्या गलती कर दी? सर मैंने बोला, वो गलती मुझे पता चल गई। ठीक है, ये बस कैलकुलेट करना है। करंट एसेट और हमने करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया, इसको आंसर आ गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करंट रेशियो कोशिश करेंगे कि पूरा ही हो जाए, या उसके बाद 2.5:1 क्यों लिखा है? ये तो 5:2 नहीं होना चाहिए था। तो उसको जब आप, अगर उसको आपको डिनोमिनेटर में 1 करना है, तो मेरे को पता था कि इस मैथ्स में भी कहीं को प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम सब ने बचपन में मैथ्स में क्या किया है, और तुम 10th में मैथ्स में मार्क्स, चलो मार्क्स कैसे आए हैं वो तो मुझे पता है, क्योंकि सर CBSE 93, सर 93। मुझे पता है, और तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि ये 2.5:1 कैसे है ना? पढ़ाया ही नहीं ना, पेपर में आया। हमारा पॉइंट ही यही है, हमारी मैथ्स तो बस वही है, रट्टू ऐसे रटते रटते मार्क्स आ जाते हैं। अब देखो ये हमने अगर जब इसको काट दिया, 15/6 बचा। 15/6 को सबसे पहले आप किससे और ज्यादा काट सकते हैं? 3 से। 3 से अभी और डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ 5/2 आ रहा है। ठीक है अर्चित, आपको हाँ जी। डिनोमिनेटर में 1 करना है, तो 2 के टेबल में 5 कब आता है? सर कभी भी नहीं आता। होल नंबर में कभी नहीं आता। इतना पता है सर, आता है, पॉइंट लगाओ, आता है 2.5 पे। होल नंबर में नहीं नहीं, मैं अपने आप को कह रहा था, मैं खुद को कह रहा था कि कभी नहीं आता, तुम्हें थोड़ी कह रहा था मैं। तो अगर इसको आपको नीचे 1 करना है हमेशा, ठीक है? कभी भी आप कोई भी करंट रेशियो निकाल रहे हो, डिनोमिनेटर में 1 चाहिए। अब कैसे भी काटो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 2.5/1। तो हमारा अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया?
2.5:1। सर अगर प्राइम नंबर आ रहे हो तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक, अगर डिविजिबल ही ना हो, अगर पूरा डिवाइड ही ना हो रहा हो, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करके छोड़ दो। सर बारिश आ रही है, क्लास खत्म कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था और भगवान भी आप पे मेहरबान। अब वैसे बारिश का करोगे क्या, बाहर जाओगे क्या? सर पढ़ाई के अलावा एंजॉय कर लेंगे बारिश। आप इससे अच्छा छवि क्लास में बोल दे कि मम्मी बारिश आ रही है, कपड़े उतारने हैं। इससे अच्छा हम क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, होमवर्क कुछ नहीं है आज के लिए। होमवर्क सिर्फ एक चीज है कि आप ये रिवाइज करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैंने जो ये तुम्हें लिखवाया है ना, ये सारा मैं कुछ पूछ लूंगा, कोई भी क्वेश्चन की क्या चीज क्या है। ये क्लास रिकॉर्डेड है, सारी रिकॉर्डेड है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये वाली यूट्यूब पे जाएगी और बाकी ड्राइव में रहेंगी। जो भी डाउट हो उसमें देख लेना या मुझसे पूछना। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन सारे शब्दों का यहाँ मतलब पता हो। ये नहीं आती तो अकाउंट्स किस बात का कर रहे हो? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म ये क्या है, लॉन्ग टर्म ये क्या है, तो फिर अकाउंटिंग क्या हो रही है? और